जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम फिर से अपने एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने न्यू क्लास में क्या देखते हैं, गतिकी का जो है रिलेटेड PYQ जो है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है जुड़ जाइएगा और कमेंट में कमेंट कर देंगे कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो विजुअल है एकदम अच्छे तरीके से, कि आप लोगों को जो पिछली क्लासें हुई हैं अभी तक अच्छी लग रही हैं। अगर आप लोगों को नए हैं दोस्तों तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे और ऐसे ही क्लास के जो है रेगुलर मंडे टू सैटरडे जो है क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, इसी के अनुसार जो जिस तरह से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइंस के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे और GS के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए जो है अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है तो क्या है, एक व्यक्ति को स्वतंत्र या मुक्त घूमते घूर्णन प्लेटफॉर्म पर अपने कोणीय संवेग को घटाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। अपने हाथों को साथ लाना चाहिए, अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए, बाहर की तरफ हाथों को फैलाना चाहिए, या डी ऑप्शन कह रहा है कि उठे हाथों के साथ बैठ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी को भी आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, हम बिना देरी कर किए हुए जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन की सीरीज को हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहर की तरफ हाथों को फैलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि सभी वस्तुएं समान गति में घूम रही हैं तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का संवेग सर्वाधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का होगा कि प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा कण। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से राकेट की गति का कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, यानी कि रॉकेट जो है किस पर काम करता है, वो संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जब कार की गति दोगुनी होती है तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए कितने रुकावट की बल की आवश्यकता होती है। देखिए, जब यानी कि भी जो है कितनी होती है, 2 होती है, तो वहाँ पे बल भी जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2F हो जाएगा। ठीक है, बल भी 2 फोर्स का लगाना पड़ेगा, 2 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइएगा बल का मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइएगा बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विमा आवेश के समान है। तो किसकी विमा आवेश के समान है, आयतन, संवेग, आघूर्ण या संवेग परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन बी, यानी कि संवेग की जो है बीमा किसके बराबर है, आवेश के समान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बृहद ऊंचाई से गिरती हुई वर्षा की बूंदों के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आंसर चलिए हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत वेग के साथ गिरना जो कि भिन्न भिन्न बूंदों के लिए भिन्न होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 कह रहा है, जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता या लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे नीचे की ओर क्यों खींच लेता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संवेग को कम करने के लिए। देखिए, जब आप लोगों ने कभी कभी क्रिकेट खेला होगा तो वहाँ पे जो है आप लोग कभी कभी गेंद को यानी कैच करते हैं तो उसको बहुत पीछे खींच लेते हैं। पीछे खींचने से गेंद जो है देखिए कभी गिरती नहीं है, यानी कि कैच नहीं छूटता। तो वहाँ पे सिर्फ ये होता है, संवेग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैच को यानी कि अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जब बॉल हमारे हाथों में आ जाती है तो उसे हम पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, जिससे संवेग कम हो जाता है और बॉल हमारे हाथों से नहीं छूटती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 कह रहा है, यदि किसी कण या वस्तु के द्वारा वेग समय ग्राफ को y बराबर mt + c से निरूपित किया गया है तो वस्तु के डॉट गति क्या करेगी। तो अचर त्वरण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्पिन घूमती क्रिकेट की गेंद हवा में किस प्रकार घूम जाती है। हवा के विक्षोभ के कारण ही क्रिकेट की घूमती हुई गेंद
यानी कि स्पिन घूम जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 हमारा कह रहा है साइकिल के पहिए में प्रयुक्त तिल्लियां साइकिल की डर बढ़ा देती हैं, जड़त्व, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य गतिज घर्षण का घूर्णन घर्षण में परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवनत सतहों पर भिन्न कोणों से लौटते हुए नीचे की ओर आता है, तो ऐसा क्या करता है? समान समय में, समान गति के साथ, समान समय में और समान गति के साथ, या समान समय के साथ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समान गति के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक एथलीट बढ़त प्राप्त करने के लिए ऊंची कूद से पूर्व क्यों दौड़ता है? यानी कि एक कोई धावक है जो बढ़त प्राप्त करने के लिए सबसे आगे जाने के लिए वो ऊंची कूद से पूर्व क्यों दौड़ता है? क्योंकि जड़त्व गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा, क्यों? लक्ष्य से पूर्व, यानी कि बम को कब गिराया जाता है? लक्ष्य से पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं एक बम बड़ी मात्रा में छोटे टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है तो सभी छोटे टुकड़ों का संवेग होगा, कितना हो जाएगा? संवेग हो जाएगा, जो छोटे टुकड़े होंगे उनका शून्य हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है वेग समय ग्राफ की ढाल निरूपित करती है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को निरूपित करती है, ठीक है। तो यहाँ ये भी राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की रेल पटरियाँ किनारों पर मुड़ी होती हैं क्यों? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये PYQ जो है किसी एग्जाम में रिपीटेड भी है, MTS के एग्जाम में भी आया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की रेल पटरियां किनारों पर मुड़ी होती हैं क्यों? क्योंकि मुड़ी इसलिए होती हैं क्योंकि ट्रेन के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुकता है क्यों? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गति जड़त्व के कारण जो है एक कार चालक अचानक जब कार रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। और 19 कह रहा है समान द्रव्य वाले एक धातु की गेंद तथा एक रबड़ की गेंद एक समान वेग से एक दीवार से टकराते हैं तो रबड़ की गेंद उछल जाती है परंतु गेंद की नहीं। इससे निष्कर्षित होता है क्या? कि रबड़ की गेंद के संवेग में बृहद परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार आप लोग जरूर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो रूपांतरित गति या घूर्णन गति, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक शरीर का विराम अवस्था में होना निर्भर करता है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक शरीर का विराम अवस्था में होना निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? कोणीय संवेग पर निर्भर नहीं करता। बाकी किस पर निर्भर करता है? कोणीय अक्ष पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के विभाजन पर, लेकिन कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल को कहाँ लगाना चाहिए? तो हिंज के विपरीत मध्य बिंदु पे, ठीक है। देखिए कभी कभी जो दरवाजे लगे होते हैं और दरवाजों में जो है देखिए यानी कि विपरीत या मध्य में जो है एक क्या होती है उसमें पकड़ने वाला रहता है, ठीक है, लगा रहता है, जिससे कि हम डोर को एक हैंडल लगा जाता है, ठीक है, जिससे कि हम डोर को उससे पकड़ के एक आसानी से तरीके से हम उसे खोल सकें, ठीक है। चलिए तो कहाँ पे होता है? हिंज के विपरीत मध्य बिंदु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। और 23 कह रहा है एक वृत्तीय त्रिज्या और अचर गति के साथ एक समान वृत्तीय गति में घूम रही है तो वस्तु का त्वरण होगा, तो वस्तु का त्वरण हो जाएगा v² अपॉन r² के, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 कह रहा है एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की गई समय के वर्ग के समानुपाती होती तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, सॉरी अचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 कह रहा है अचर गति के साथ एक वस्तु क्या होती है? अचर गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है तो किसके होती है? गैस के विशुद्ध तापमान के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 27 कह रहा है गोली दागने के बाद कैनन या गोली का खोल पीछे की ओर धक्का क्यों देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्यों देता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, और न्यूटन के गति का तीसरा नियम किसका उदाहरण है? जैसे हम कभी नाव पर जब पैर रखते हैं तो जब हम पैर रखते हैं तो नाव क्या होती है? नाव पीछे की ओर चली जाती है। ठीक है, और हम उस पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं, यानी कि जैसे कि आपने बंदूक का यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जब बंदूक को दागते हैं तो हमारा हाथ पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो यही उदाहरण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के समान होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कह रहा है निम्न में से क्या आवेग के बराबर है? तो आवेग के बराबर क्या है? संवेग परिवर्तन जो है आवेग के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, और 30 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि P बराबर इसका फार्मूला होता है mv पर। ठीक है, P बराबर होता है mv के, और F बराबर होता है ma के। ठीक है, जहाँ पे P संवेग होगा, m किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, और v उस वस्तु की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पे F यानी कि फोर्स हो जाएगा, m उस वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? संवेग किस पर निर्भर करता है? यम और भी पर, यानी कि द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी 31 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? कि चाल की इकाई कौन सी नहीं है? तो वर्ग मीटर प्रति घंटा ये चाल की इकाई नहीं है। बाकी मीटर प्रति सेकंड ये तो यानी कि चाल की इकाई कौन सी नहीं है? सी। और बाकी मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति घंटा, ये सब जो है क्या है? चाल की इकाई है। लेकिन वर्ग मीटर प्रति घंटा ये चाल की इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 कह रहा है वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी प्रक्रिया को सड़क की बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसकी चाल बदलती है, वस्तु गति को क्या होगी? वस्तु की गति को क्या होगी? यानी कि जो गति कर रही वस्तु है वो क्या होगी? उसकी गति क्या होगी? असमान गति होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 कह रहा है यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति से कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। सूत्र औसत वेग यानी कि औसत वेग u प्लस v/2 में u क्या है? u क्या है? प्रारंभिक वेग, और v क्या है? अंतिम वेग। ठीक है, v क्या है? लास्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए 37 की बात करते हैं, और 37 क्या कह रहा है? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ
होता है। तो दूरी समय ग्राफ नियत चाल के लिए क्या होता है, वो सरल रेखा में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डॉट डॉट के साथ गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसके, चाल के साथ गति करती है, यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल के साथ गति करती है तो इस प्रकार की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को जो वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेंगे। ठीक है, इससे हम और बेहतर आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग क्लास से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास कंटिन्यू रहेगी कल से 8 बजे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहेंगे। और इस वीडियो में जो है जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग एक बार ऐसे देखते चले जाएंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जितने क्वेश्चन जो है नज़रों से जितनी बार गुजरेगा उतने ही ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में ये फीड होता रहेगा। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि हमें पढ़ने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसको हमने रिवीजन नहीं किया। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को तैयार हो जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड